Hello everybody. Let's start with the expansion of Roman Empire as well as the case study of the Roman Empire. दो पावरफुल एम्पायर्स ने रूल किया था यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट पार्ट पे। और ये कब का बात की जा रही है? बर्थ ऑफ द क्रिस्ट। बर्थ ऑफ द क्रिस्ट कब हुई थी? फर्स्ट सेंचुरी में बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एंड द अर्ली पार्ट ऑफ सेवन्थ सेंचुरी, यानी सेवन्थ सेंचुरी, फर्स्ट टू सेवन्थ सेंचुरी तक, फर्स्ट टू सेवन्थ सेंचुरी तक की बात की जा रही है। और ये कब की बात होगी? सीई की, कॉमन ईरा की। तो उनके जन्म के बाद की सारी स्टोरी है। दो पावरफुल एम्पायर्स ने कब्जा कर रखा था। कहाँ कहाँ पर? 3 कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट पार्ट में। मिडल ईस्ट जो एशिया का पार्ट है, वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। अगर स्पेशली कहा जाए 7th सेंचुरी में 630s तक ही रूल किया था। बाद में मुस्लिम एम्पायर आ गया था। दो एम्पायर हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहते थे और वे रोम और ईरान थे। दो जो मैंने आपको जो दो एम्पायर बताए, एक रोम एम्पायर और दूसरा ईरान एम्पायर। रोमन्स और ईरानियन हमेशा राइवल्स थे, प्रतिद्वंद्वी थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगर उनकी पूरी हिस्ट्री में देखा जाए तो वो हमेशा लड़ते रहे थे। उनके एम्पायर्स एक दूसरे के आसपास थे, नेक्स्ट टू ईच अदर, सेपरेटेड ओनली बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर ऑफरेट। ऑफरेट रिवर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, टिग्रीज एंड ऑफरेट रिवर। और जो ऑफरेट रिवर के पास एक लैंड की नैरो स्ट्रिप है, उसी में ईस्ट और वेस्ट की तरफ रोम और ईरान एम्पायर्स एस्टेब्लिश थे। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम ईरान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, बट टाइम टू टाइम कहीं ज़रूरत हुई तो हम ईरान एम्पायर के बारे में बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली इस एम्पायर, रोमन एम्पायर का ही ज़्यादा डिस्कस होगा। अगर आप मैप में देखते हैं तो मैप में क्या था, क्या दिया हुआ है कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप और अफ्रीका है वो सेपरेटेड थे। किससे? सी मतलब ये मेडिटेरियन सी से वो सेपरेटेड थे। दैट स्ट्रेचेज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। कह रहे हैं कि इधर अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हो तो इधर स्पेन का इलाका, स्पेन से लेकर और इधर सीरिया तक ये पूरा एम्पायर फैला हुआ था। और इस सी को क्या कहा गया है? इसको मेडिटेरियन सी कहा गया है। एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का हार्ट, क्योंकि ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, तो बीच में क्या हुआ? सेंटर में मेडिटेरियन सी। सो इट वाज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। रोम ने मेडिटेरियन आसपास के सारे इलाके इस सी के जो दोनों डायरेक्शंस में थे, नॉर्थ साउथ, हर जगह पे कब्जा कर रखा था। अगर नॉर्थ में देखा जाए तो दो रिवर हैं, एक राइन एक डैन्यूबे। ऊपर ये राइन ने और ये डैन्यूबे रिवर, ये इसकी बाउंड्री को बनाती है। और साउथ की अगर बात की जाए तो ये सहारा डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ इसकी बाउंड्री बन जाती है। मतलब ये पूरा रोमन एम्पायर का मैप दिखा रखा है। ये वास्ट स्ट्रेच ऑफ द टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर। ईरान कंट्रोल द वॉल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साउथ में ईरान ने कब्जा कर रखा था। नेक्स्ट वन टू ईस्टर्न अरेबिया, सऊदी अरेबिया तक इन्होंने कब्जा किया हुआ था। एंड समटाइम लार्ज पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान एज वेल एज दिस टू सुपर पावर हैज़ डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज़ कॉल्ड टाचिन। और इतना ये दो सुपर पावर ने जिस एरिया को डिवाइड कर रखा था, चाइनीज़, उसको टाचिन नाम कहते थे। इतने बड़ा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये तो सिर्फ रोमन एम्पायर का बता रखा है। साथ ही साथ अगर ईरान एम्पायर का देखा जाए तो ईरान एम्पायर ने भी कंट्रोल किया हुआ था। कुछ अफ़गानिस्तान के हिस्से पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा था, यानी कि सऊदी अरेबिया तक, कैस्पियन सी से लेकर सऊदी अरेबिया तक उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो नेक्स्ट on the next page. Hello everybody, let's start the next topic, the early empires. We have started the chapter an empire across the 3 continents. एक ऐसे एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, जो हम प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग इसकी दी हुई है अर्ली एम्पायर के बारे में। अर्ली एम्पायर किसका ज़्यादा यहाँ मेंशन कर रखा है? वो है रोमन एम्पायर का।
इस रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, एक अर्ली और दूसरा लेटर। अब 3rd सेंचुरी तक जो है वो तो बाय द 3rd सेंचुरी एज ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरियन water said between them. In other words, the wall period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire. यानी कि 3rd सेंचुरी तक का जितना भी टाइम पीरियड रहा वो उसको कहा गया अर्ली एम्पायर, और उसके बाद का जितना 7th सेंचुरी तक का जितना भी टाइम पीरियड रहा उसको कहा गया लेटर फेज। तो 2 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया था अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर का मीनिंग है यहाँ पे रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया था। मेजर डिफरेंस क्या बताया, 2 सुपर पावर मैंने आपको बताई थी, एक तो रोमन एम्पायर और दूसरा ईरान, रोम और ईरान में। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे। रोमन एम्पायर कल्चरली डाइवर्स था ईरान की बजाय। ईरान में इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी कल्चरली जितनी रोमन एम्पायर के अंदर मिल रही थी। तो पार्थियन एंड द लेटर ससानियंस, 2 एम्पायर्स की बात कर रहे हैं। वन वाज पार्थियन, सेकेंड वाज ससेनियंस। द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड, इसी टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड का अभी हम बात कर रहे हैं 1st सेंचुरी से के बाद, वहाँ पर 2 डायनेस्टी ने रूल कर रखा था, एक पार्थियन और दूसरे ससेनियन। कहाँ पर? ईरान में। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उस पर कब्जा किया हुआ था। रोल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वाज लार्ज ईरानियन, ज़्यादातर ईरानी थे। भाई ईरान में रहते तो ईरानी ही होंगे। ईरान पॉपुलेशन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था पार्थियन ने, और पार्थियन के बाद ससेनियन ने। रोमन एम्पायर अगर देखा जाए तो मिक्स पार्ट ऑफ द टेरिटरी एंड कल्चर कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, 2 एम्पायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, एक है रोमन एम्पायर और दूसरा ईरान एम्पायर। रोम और ईरान की बात कर रहे हैं। तो रोमन एम्पायर क्या था, वहाँ पर तो मोसेक ऑफ टेरिटरी एंड कल्चर था। मोसेक क्या होता है? मिला जिला स्वरूप और मिक्सचर फॉर्म ऑफ टेरिटरी एंड कल्चर दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय कॉमन सिस्टम गवर्नमेंट। ये दोनों ही मतलब ये टेरिटरी और जो कल्चर, जो डाइवर्स फॉर्म थी, उनको कैसे जोड़ के रखा हुआ था। वहाँ की एक गवर्नमेंट थी, कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट से उनको जोड़ कर रखा गया था। सबके अंदर जो है वो एकोमोडेशन बना के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी एम्पायर में, लेकिन मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी लैटिन और ग्रीक भाषा। 2 भाषाओं को यूज किया जाता था। अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पॉक एंड रॉट इन ग्रीक, कहते हैं जो ईस्टर्न पार्ट था इसी रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पर ग्रीक भाषा बोली जाती थी और लिखी जाती थी। अमीर आदमी थे, हायर क्लास थी उनके द्वारा। अगर वेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर लैटिन भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। द बाउंड्री बिटवीन दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरियाज रन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरियन between the African provinces of the Tripolitania which was Latin speaking। यानी कि जो मेडिटेरियन सी मैंने आपको बताया था, मैप में दिखा भी रखा है, और आप भी एक बार उसको थोरोली मैप की स्टडी करें तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या था, ये लैंग्वेजेस बोली जाती थी। एक जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट और ईस्टर्न की साइड ग्रीक और लैटिन भाषाएं बोली जाती थी। इवन अगर ट्रीपोलिटेनिया की बात करते हो तो लैटिन भाषा बोली जाती थी। साइरेनेका की बात करते हो तो ग्रीक स्पीकिंग थे वहाँ पर। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट टू अ सिंगल रूलर द एम्परर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। कह रहे हैं भले ही कहीं भी रहते हों, भले ही कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, लेकिन उनको एक सिंगल रूलर के अंडर ही रहना पड़ता था। उसी की सभी प्रजा मानी जाती थी, सभी लोगों को उसी के सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था। मतलब उन सब का एक ही राजा था, चाहे कोई कहीं भी उस एम्पायर में रहता हो या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो। तो ये हमने पढ़ा रोमन एम्पायर के बारे में। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो रोमन एम्पायर है इसकी शुरुआत की थी जूलियस सीजर ने। जूलियस सीजर ने इसको क्या बना रखा था, इस एरिया को, इसको रिपब्लिक घोषित कर दिया था। रिपब्लिक
जिसका हेड इलेक्टेड पर्सन था। इलेक्शन होते थे सीनेट के अंदर। सीनेट कैसे, जैसे कि उनकी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है जैसे, वैसे उनकी पार्लियामेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ उस पार्लियामेंट में सिर्फ़ और सिर्फ रिच पर्सन ही उसके मेंबर हुआ करते थे। जो प्रॉपर्टीड पर्सन थे वही उसके मेंबर हुआ करते थे। तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, वो जो सीनेट अगर बन जाते थे, एक बार सीनेटर जो बनते थे वो हेरिडिटरी चलता रहता था। और हेरिडिटरी चलते चलते क्या था, उसके बाद उसका बेटा ही, जिस रिपब्लिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो रिपब्लिक वहाँ पर 509 BC से 27 BC तक रहा था। तो 509 BC के टाइम पे कौन थे? जूलियस सीजर थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो उसके बाद क्या थे उनके बाद जो है एक ऑगस्टस है। ऑगस्टस ने ही इस की शुरुआत की थी, इस रोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। मेनली ऑगस्टस का नाम ही आता है। ऑगस्टस का अगर देखा जाए तो पहले इनका नाम ऑक्टेवियन था, तो ऑक्टावियन था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम चेंज किया था, वो था ऑगस्टस। तो ऑगस्टस नाम चेंज करके इन्होंने इस एम्पायर की नींव डाली थी। फर्स्ट एम्परर था 27 BC में ही ये राजा बना था ऑगस्टस। इनको प्रिंसिपेट भी कहा जाता था। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है कि हु वाज कॉल्ड प्रिंसिपेट, आंसर इज ऑगस्टस। ऑगस्टस एक सॉल रूलर थे, एकमात्र के राजा थे। ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी उनके हाथ में थी, सारी पावर उनके हाथ में थी। तो ये बात को बिल्कुल अलाइव रखा गया। द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव। इस फिक्शन, इस कल्पना को, इस इमेजिनेशन को जीवित रखा गया दैट ही वाज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन, कि वही एक लीडिंग सिटीजन थे, वही एक नागरिक थे। और लैटिन में लीडिंग सिटीजन को कहा जाता प्रिंसेप्स। उनको एब्सोल्यूट रूलर नहीं कहा गया। एब्सोल्यूट मतलब वो एक निरंकुश शासक नहीं थे, डिक्टेटर नहीं थे, ये कंसीडर किया गया था। और इसी बात को आगे बताया गया था। आगे जितने भी टेक्सचुअल टेक्सचुअल सोर्सेज जितने मिले हैं, उनमें भी इनको एब्सोल्यूट रूलर ना बता के इनको लीडिंग सिटीजन बताया गया है। ये किस लिए किया गया था? ताकि सीनेट को रिस्पेक्ट मिल जाए। सीनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किया गया था। सीनेट क्या होता था? सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जो अर्लियर रोम पे जिसने कब्जा कर रखा था। अर्लियर रोम मतलब वही रोमन एम्पायर, रोम, उसको इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। वो एक ऐसी बॉडी थी। बॉडी मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप था सीनेट, जिसने रोम पर कब्जा कर रखा था। और कौन से लोगों का ग्रुप था? वो था सारे प्रॉपर्टीड और रिच पर्सन थे। उन दिनों रिपब्लिक हुआ करता था रोम। रिपब्लिक वर्ड का अगर हम देखें तो साइड में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। नाउ लुक एट हियर। Republic was the name for a regime in which the reality of power lay within the Senate. रिपब्लिक नाम अगर लिया जाए तो वास्तविकता ये है कि सारी पावर सीनेट के हाथों में। और सीनेट क्या होती थी? स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज़ का एक छोटा सा ग्रुप, जिसका पूरा कब्जा जिस सीनेट के ऊपर होता था। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ द नॉबिलिटी एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी कॉल्ड द सीनेट। यानी कि अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट अगर चलाई जाती थी तो वो सीनेट के थ्रू ही चलाई जाती थी, और सीनेट में सारे प्रॉपर्टीड पर्सन ही होते थे। रिपब्लिक कब तक रहा? 27 BC तक ही काम कर पाया था रिपब्लिक। उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। 509 BC से लेकर 27 BC तक ही इसको ये रिपब्लिक रहा था। एंड इट वॉज ओवरथ्रोन बाय ऑक्टावियन। जो ऑगस्टस की बात मैंने आपको बताई थी, उस ऑगस्टस का पहले नाम क्या था? ऑक्टावियन। उसी ने इस रिपब्लिक को ख़त्म किया था। एंड ही वॉज द एडॉप्टेड सन एंड हेयर ऑफ जूलियस सीजर। वह जूलियस सीजर का बेटा और जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी था। ये इनका रियल सन नहीं था, बल्कि एडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बेटा था। मेंबरशिप ऑफ द सीनेट वाज फॉर लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप हुआ करती थी सीनेट की। यानी कि आदमी की डेथ होने के बाद ही उसको मेंबरशिप से हटाया जाता था। वेल्थ एंड ऑफिस होल्डिंग काउंटेड फॉर मोर देन बर्थ। मतलब जन्म से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस दी जाती थी वो दी जाती थी वेल्थ को, धन संपत्ति को। तो जो जितना ज़्यादा अमीर होता वो उतना ही सीनेट में उसका ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था। ये था रिपब्लिक।
नाउ नेक्स्ट वन, द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज, लगातार काम करता रहा सीनेट, रेस्पेक्टिव बॉडी थी, और बाद में कुछ वेल्दिएस्ट फैमिलीज या लैंड ओनर्स को भी शामिल कर लिया गया था, जो इटली के थे, इटालियन डिसेंडेंट थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, कुछ ज़मींदारों को किया गया था, लैंड ओनर्स। रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय द पीपल फ्रॉम ए सीनेटोरियल बैकग्राउंड। यहाँ तक कि 2 भाषाओं में लिखा हुआ जो रोमन हिस्ट्री है वो क्या बताता है कि ये सीनेटोरियल बैकग्राउंड ही रही। क्यों? लिखने वाले कौन थे? वो भी सीनेटर पर्सन ही थे। सीनेटर पर्सन जो जिनकी सोच, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ इन बुक्स में देखने को मिलता है। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट एम्पायर वॉज जज्ड बाय नाउ दे बिहेव्ड टुवार्ड द सीनेट। अब क्या था, ये बिल्कुल बात क्लियर है कि एम्परर को वैसा ही जांचा जाता था, उतना ही सम्मान दिया जाता था जैसे वो सीनेट को सम्मान देते थे। राजा का जैसा सीनेट के प्रति एटीट्यूड होता था वैसे ही उसको इज्जत मिलती थी। द वॉल एम्परर वर द वर्स एम्परर्स वर दोज हु वर होस्टाइल टू द सेनेटोरियल क्लास। बुरा राजा किसको मानते थे? वे जो सेनेटोरियल क्लास, सीनेट के लोगों के से घृणा करते थे, हॉस्टाइल होते थे, उन राजाओं को अच्छा नहीं मानते थे। जो सीनेट्स को गंदा मानते थे, सीनेट को बुरा मानते थे, सीनेट से के प्रति हॉस्टाइल थे, तो वो राजा को भी इज्जत नहीं मिलती थी। बिहेविंग विद द सस्पिशन एंड ब्रुटैलिटी एंड वायलेंस। अब उनको साथ हमेशा शक की निगाह से देखा जाता या फिर ब्रुटैलिटी या वायलेंस से ही उनको देखा जाता था। मैनी सीनेटर यार्नड टू गो बैक। यार्नड होता है इच्छा करना, लॉन्ग फॉर। बहुत सारे सीनेटर चाहते थे कि वही पुराने दिन आ जाए, वही रिपब्लिक के दिन आ जाए जो 27 BC से पहले के थे, वही दिन आ जाए। लेकिन वो एक्चुअल में उनको रियलाइज़ हो गया कि वो दिन आने इम्पॉसिबल थे, कि वो आ ही नहीं सकते थे। जो कभी पहले उन्होंने मौज मस्ती ली थी, जितने सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय किया था, अब ऑगस्टस के टाइम में वो सारे प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए थे। एम्परर और सीनेट की हमने बात की है। और अगर नेक्स्ट की इंस्टीट्यूशन देखा जाए इंपीरियल रूल में, तो वो थी आर्मी। तीसरा जो स्तंभ, जो पिलर माना जाता था, वो क्या था? आर्मी। अब अगर हमने 2 की बात की थी, एक पर्शियन यानी ईरान और दूसरा रोम। ईरान के अंदर तो कंस्क्रिप्टेड आर्मी हुआ करती थी। ईरान में कंस्क्रिप्टेड कौन सी? जिसको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाए, तो वो आर्मी हुआ करती थी। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके बिल्कुल विपरीत, रोमन आर्मी वो एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स को कम से कम 25 सालों के लिए सर्विस देनी होती थी और वो पेड आर्मी थी। यहाँ रोमन एम्पायर की आर्मी को सैलरी दी जाती थी, पेड आर्मी हुआ करती थी। पेड आर्मी होना यहाँ के इस एम्पायर के एक स्पेशल फीचर मानी गई थी। आर्मी एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में जोड़ी हुई थी, इकट्ठा किया हुआ था। एम्पायर में करीबन 4th सेंचुरी के टाइम पे 6 लाख सैनिक हुआ करते थे। और सर्टेनली हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर। जितनी बड़ी आर्मी, जितनी अच्छी आर्मी, वैसे ही राजा का लक, वैसे ही उसका भाग्य। सोल्जर वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट फॉर बेटर वेजेज एंड सर्विस कंडीशन। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला कि भाई जो सोल्जर हैं वो विरोध कर देते थे। क्यों? क्योंकि अच्छी सैलरी के लिए या अच्छी सर्विस कंडीशन के लिए, कि उनको अच्छी कंडीशंस में वो काम करें। ये एजिटेशन कभी कभार म्यूटिनी का भी रूप में बदल जाते थे। म्यूटिनी क्या होता है? सैनिक विद्रोह। कभी कभार ऐसा होता था, जो ये एजिटेशन थे, जो ये आंदोलन या विद्रोह होते थे, वो सैनिक विद्रोह में बदल जाते थे। पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी विरोध किया करते थे। यानी कि 6 लाख थे तो सब के सब उनका विरोध कर देते थे। ये ऐसा कब ज़्यादा होता था? जब सोल्जर्स ये फील करते, निराशा महसूस करते, उनके जनरल्स, उनके सेनापति या उनके एम्परर उनके प्रति काम नहीं कर रहे हैं, उनकी विशेष को के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तब ऐसा किया जाता था, तब कभी म्यूटिनी हो जाती थी। फिर अगर हम रोमन आर्मी के बारे में देखते हैं तो सारा सब कुछ उसी पर डिपेंड हुआ करता था। द सीनेट
हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी। अब यहाँ जो भी आर्मी के बारे में लिखा गया है, आर्मी के बारे में जो लिखा गया है वो किसने, सेनेटोरियल सिंपैथी के आधार पर लिखा गया है। मतलब हिस्टोरियन ने जो लिखा है वो भी उस टाइम पे सीनेटोरियल बैकग्राउंड के आधार पर ही लिखा गया था। और सीनेट लोग कभी भी आर्मी को ना तो पसंद करते थे और हमेशा उससे डरते रहते थे, बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रडिक्टेबल वायलेंस। लेकिन क्योंकि रीज़न क्या था, आर्मी में कभी भी हिंसा हो सकती थी, पता ही नहीं था। अनप्रडिक्टेबल क्या होता है, जिसके बारे में अंदाज़ा ना लगाया जा सके। स्पेशली अगर देखा जाए तो 3rd सेंचुरी में ऐसी टेंस्ड कंडीशन तैयार हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी आर्मी की वजह से। और जब गवर्नमेंट ने पब्लिक पर टैक्स बढ़ा दिए थे, और तब जो है मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री खर्चा बढ़ गया था, तो मिलिट्री खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने पब्लिक पर टैक्स बढ़ा दिए थे, जिसके कारण मिलिट्री ने ही उस चीज़ का अपोजिशन किया था। तो अनप्रडिक्टेबल वायलेंस कभी भी हो सकता था। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं द एम्परर एंड द एरिस्टोक्रेसी एज वेल एज द आर्मी। ये 3 पिलर थे, विच वर द 3 पिलर्स और द 3 प्लेयर्स ऑफ इन द पॉलिटिकल एम्पायर ऑफ और द हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। राइट 2 लाइन्स अबाउट ईच। 3 कौन कौन से प्लेयर थे रोमन एम्पायर में, उनके बारे में कोई 2-2 लाइनें लिखें। तो हमने रूलर का कर लिया, सीनेट का किया है, आर्मी का किया है। 2 के बजाय अगर आप 5 लाइन्स भी लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं ईजिली। एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी, दीज वर द मेन 3 प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एम्पायर। सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर डिपेंडेड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी। किसी भी राजा की सक्सीड या उसकी सफलता तभी मानी जाती थी जितना उसका आर्मी पे कंट्रोल होता है। जितना ज़्यादा आर्मी पे कंट्रोल, उतनी ज़्यादा राजा की सफलता। आर्मी वर डिवाइडेड एंड रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वार। कभी ऐसा भी होता, आर्मी बढ़ जाती, डिवाइड हो जाती, सिविल वार हो जाता उनमें। 1 नोटोरियस ईयर, ऐसा एक साल बड़ा बुरा साल आया था, 69 CE का था। तो ये वो साल था, इस साल 4 एम्परर एक के बाद एक राजगद्दी पर आते रहे। तो एक साल में 4 राजा जब किसी गद्दी पर आते हैं तो इट वाज वेरी नोटोरियस ईयर, बड़ा बुरा ईयर उसको माना गया था। फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर ऑन द वॉल फ्री फ्रॉम द सिविल वार एंड द सेंस रिलेटिवली स्टेबल। पहली 2 सेंचुरीज तक कोई भी ना तो सिविल वार था और ना ही कोई मतलब बिल्कुल स्टेबिलिटी थी उसके अंदर। और अगर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन की बात की जाए तो ये फैमिली डिसेंडेंट पे ही बेस्ड था। राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे नेचुरल हो चाहे एडॉप्टिव हो, चाहे खुद का बेटा हो चाहे उसका कोई एडॉप्टेड सन हो। आर्मी स्ट्रॉन्ग होती थी एंड वेडी टू दिस प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल दे दिया किसकी आर्मी कैसा काम कर रही थी। टाइबेरियस, ये रोमन एम्परर में दूसरा राजा बताया गया, पहला ऑगस्टस और दूसरा टाइबेरियस। ऑगस्टस का एडॉप्टेड सन था टाइबेरियस। ऑगस्टस अपने आप में एडॉप्टेड सन था जूलियस सीजर का, और टाइबेरियस भी ऑगस्टस का एडॉप्टेड सन था। इसने 14 to 37 CE की बात की जा रही है, वो BC की बात थी, अब CE की बात, यानी कि कॉमन ईरा की बात। इन्होंने रूल किया था। He was not also the natural son of Augustus. He was also adopted, and Augustus adopted him to ensure a smooth transition. उसने इसलिए उसको गोद लिया था ऑगस्टस ने टाइबेरियस को, ताकि वह अपने साम्राज्य को या अपनी पावर को ट्रांसमिट कर सके, अपनी पावर को वो दे सके। एक्सटर्नल वारफेयर वाज ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज। पहली 2 शताब्दियों तक बाहर का कोई भी इंटरफेयर नहीं था। पूरे एम्पायर जितना टाइबेरियस को मिला था, ऑगस्टस ने ही तो दिया था टाइबेरियस को, वो इतना बड़ा था कि आगे चल के टाइबेरियस की कोई भी एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा, ना कोई युद्ध करने पड़े, ना अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। ऑगस्टस ने ही उसको इतना बड़ा बना रखा था, इसलिए इसको ऑगस्टस एज के नाम से याद किया जाता है। ऑगस्टस एज मतलब पीस एज, शांति युग का नाम भी दिया गया था। इसके टाइम पे कोई वायलेंस नहीं हुए थे, कोई इंटरनल स्ट्राइक नहीं होती थी, यानी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी नहीं हुआ था, मिलिट्री झगड़े भी नहीं हुआ करते थे। इसके बाद
द ओनली मेजर कंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज ट्राजन। इसी में एक और राजा था। देखो मैंने कुछ रूलर्स का नाम दिया है। सबसे पहले बताया जूलियस सीजर, उसका बेटा ऑगस्टस कहें या ऑक्टावियन कहें, उसका बेटा जो है टाइबेरियस, और टाइबेरियस के बाद एक और रूलर आया था ट्राजन। ट्राजन की ने भी एक ही कोशिश की थी बस अपने एम्पायर को फैलाने की, वो भी फ्रूटलेस रहा, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो इसके सक्सेसर थे, ट्राजन के बाद आने वाले जो इसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया था जो इलाका ट्राजन ने रोमन एम्पायर में जोड़ा था। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सिविल वार का यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। अब एक बात कहते हैं यहाँ पे, ट्राजन का सपना था, एक राजा था रोमन एम्पायर का, तो उसका क्या था, वो इंडिया को जीतना चाहता था। क्या था, ये एक सोर्स मिला है, एक टेक्सचुअल सोर्स, जिससे हम बता सकते हैं कि भी हाँ ट्राजन भी चाहता था कि वो इंडिया को जीते। सर्दी का महीना, टाइम पीरियड ये ईयर करीबन 115 या 116 का है। एंटियोक, आप लास्ट पेज पे मैप देखेंगे, उसमें एंटियोक नामक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक आने के बाद ट्राजन ने ऑफ्रेट रिवर के साथ होते हुए आगे टेस्फियोन की तरफ चल पड़ा था। टेस्फियोन पार्थियन राजाओं की राजधानी हुआ करती, पार्थियन और ससेनियन जो मैंने आपको बताए थे, ईरान के राजा हुआ करते थे। पहले पार्थियन थे और बाद में ससानियन वहाँ पे आए थे। तो उनकी राजधानी की तरफ पहुँच गया। उनकी राजधानी का नाम क्या था, टेसिफोन। वहाँ चलता हुआ आगे कहाँ, पर्शियन गल्फ़ की तरफ, पर्शियन की खाड़ी की तरफ उसने मुँह कर लिया, वहाँ चल पड़ा। वहाँ पर क्या है, जैसे कि हिस्टोरियन ने, कैसियोडियो ने भी बताया है इनके बारे में, ट्राजन के बारे में। ये कौन थे, ये हिस्टोरियन थे। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि लुकिंग लॉन्गिंगली एट द मर्चेंट शिप सेटिंग ऑफ फॉर इंडिया, वो बड़ी इच्छा से, उत्सुकता से, लालायित आँखों से, लॉन्गिंगली, मतलब उनके मन में ये इच्छा थी और कि वह भी इंडिया की तरफ आए। वो शिप, एक जहाज़ जो इंडिया की तरफ आ रहा था, उस जहाज़ को बड़ा लालायित नज़रों से देख रहा था। एंड विशिंग दैट ही वर एज लॉन्ग एज अलेक्जेंडर, और ये इच्छा कर रहा था, शायद ये इच्छा कर रहा था कि काश वो भी उतना ही जवान हो जितना अलेक्जेंडर। जैसे अलेक्जेंडर हमारे 20 रिवर तक आ पहुंचा था, आगे नहीं बढ़ पाया था, पोरस राजा से उनके युद्ध हुआ था, तो कोई भी कारण रहे थे, तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन इसकी भी इच्छा थी कि इंडिया तक आए। तो ये वाला हमारा टॉपिक हुआ बेटा अर्ली एम्पायर के बारे में। बाकी इसका और भी फेज रहता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।